ओके जी गर्ल्स, हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15. Efficient Production Incorporation has annual sales of $5.8 million and a gross profit margin of 30%. Its end of quarter inventories are 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में और चारों क्वार्टर्स की इन्होंने इन्वेंट्रीज़ की फिगर्स दी हुई हैं. वो कह रहा है जी ऑप्शन ए में फाइंड द एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री एंड यूज इट टू कैलकुलेट द फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर एंड द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. यानी कि आपको 3 काम करने हैं इसी ऑप्शन में. पहले आपने निकालनी है एवरेज क्वार्टरली इन्वेंट्री, नंबर 2 आपने निकालनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और नंबर 3 आपको निकालनी है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. तो क्वार्टरली जो एवरेज निकालनी है वो तो बड़ा आसान सा काम है. हमें पता है कि हम कैसे एवरेज निकालते हैं. सम ऑफ फिगर्स डिवाइडेड बाय नंबर. हम जानते हैं साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो उन चारों क्वार्टर्स की फिगर से मैंने लिखा और डिवाइडेड बाय 4 किया, तो दिस वुड बी योर क्वार्टरली इन्वेंट्री. अब मुझे निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर इसी की मदद से, इसी फिगर की मदद से. सो फार्मूला क्या होता है, सी जी एस डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री. अब सी जी एस यहाँ पर नहीं है, इन्वेंट्री तो हमने निकाल ली है ना, यहाँ से देख ली है. अब सी डी एस के लिए क्या कर सकते हैं कि हमें मालूम है ना, फार्मूला होता है सेल्स इज इक्वल टू सी जी एस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. तो यहाँ सवाल में आपको सेल्स दी हुई थी 5.8 मिलियन. मैंने उसको लिखा है इन टर्म्स ऑफ फिगर्स. अब फिर उसने बताया हुआ कि जी जी बी मार्जिन 30% है. तो 30% किसका होगा, सेल्स का होगा. तो मैंने वो सेल्स का 30% लिया जब, तो ये फिगर आ गई ग्रॉस प्रॉफिट की. तो इस फॉर्मूले में जब मैंने वैल्यूज को पुट किया, सेल्स सी जी एस निकालना है एक्स, जी पी ए रहा, तो दिस माइनस दिस वुड बी इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि बनता है 4060,000. 4 मिलियन के राउंड फिगर है. ठीक, अब मुझे क्या निकालना था यहाँ से, इन्वेंट्री टर्नओवर. मैंने वही वाली फिगर्स यहाँ पुट की हैं. दिस वन डिवाइडेड बाई 5,47,500. तो ये आ गई 7.067 टाइम्स. ठीक, अब मुझे निकालनी थी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री. तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जो कि 365 होते हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर. तो जब मैंने किया तो 51.65 डेज मेरे सामने आ गए. अब उसने पूछा हुआ आपसे जी ऑप्शन बी के अंदर, ये रहा, assuming that the company is in an industry with an average inventory turnover of 4.8, how would you evaluate the activity of efficient productions inventory. अब उसने आपको बता दिया है कि जो इंडस्ट्री में तो पता है कि सिमिलर कंपनीज इन इन इंडस्ट्री, तो 4.8 है इंडस्ट्री की. तो कैसे वैल्यूएट करेंगे, मैंने लिखा हुआ जी इंडस्ट्री की एवरेज क्या है 4.8. अब आपकी एवरेज क्या थी, अभी हमने निकाली है यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर विच वॉज कहाँ गई, ये 7.067. इसका मतलब यह है कि ये ज़्यादा मरतबा, ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम हो रही है एंड कन्वर्ट हो रही है इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो वो यानी कि फेवरेबल है, इन अ बेटर पोजीशन व्हेन कंपेयर विद इंडस्ट्रीज टर्नओवर. जितना स्लो होगा इन्वेंट्री टर्नओवर से मतलब यह है कि आप स्लोली काम कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री जो है वो टर्नओवर नहीं हो रही है, सी जी एस में कन्वर्ट नहीं हो रही है. अगर सी जी एस में कन्वर्ट नहीं होगी तो आपकी सेल्स ज़्यादा नहीं होंगी एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमने इसको इंटरप्रेट करना होता है, राइट. अब मेरे सामने है जी क्वेश्चन नंबर 16. स्पीडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड ऑफ ईयर अकाउंट्स रिसीवेबल balance consists of amounts originating in the months indicated below. The company had annual sales of $3.2 million. The company extends a 30-day credit terms. अब यहाँ हमारे पास 6 माह हैं और 6 माह की हमें क्या गिवन है, अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद है और उसने ईयर एंड अकाउंट्स बैलेंस बता दिया, जो कि इन सबको हम ऐड करते हैं तो ये फिगर आ जाएगी. और एनुअल सेल्स 3.2 मिलियन. यू ऑप्शन ए है जी, यूज़ द ईयर एंड टोटल, यानी कि ये वाला टोटल ईयर एंड, टू इवेल्यूएट द कंपनीज कलेक्शन सिस्टम. हमें क्या करना है, कंपनी के कलेक्शन सिस्टम के ऊपर कमेंट करना है ईयर एंड टोटल को सामने रखते हुए. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल्स टू 365 इंटू अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई एनुअल सेल्स. जब मैंने फिगर्स पुट की हैं तो मैंने ये वाली ली है 442,450 जो कि ईयर एंड फिगर थी, और सेल्स मैंने एनुअल ली है, तो ये आ गया 50.47 डेज. जब भी सवाल इस तरह का आएगा तो हमें फ़ौरन कंपेयर करना होता है
कंपनी की क्रेडिट टर्म्स के साथ। सवाल में बताया हुआ है उसने यहाँ पर, द कंपनी एक्सटेंड्स 30 डे क्रेडिट टर्म्स, यानी कि नॉर्मली वो 30 दिन का अलाउ करते हैं कि जी हम 30 दिन के बाद पैसे वापस ले लेंगे आपसे। तो अगर आपके एक्चुअल नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा आ रहे हैं क्रेडिट टर्म्स से, 30 डेज थे ना, आपको ज़्यादा दिन लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पैसिवली काम कर रहे हैं, आपके अच्छा काम नहीं कर रहे। तो मैंने यहाँ कमेंट दिया है कि ये अनफेवरेबल है। कंपनी इज़ यूजिंग मोर डेज टू रिसीव कैश फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल अगेंस्ट द क्रेडिट टर्म्स ही 30 डेज़ की, आपको 30 दिन से ज़्यादा दिन लग रहे हैं टू गेट बैक योर कैश। तो इस तरीके से हम इसको कमेंट करेंगे इसके ऊपर। फिर वो पूछता है जी बी पार्ट में, इफ़ 70% ऑफ द कंपनीज सेल्स अकर बिटवीन जुलाई एंड दिसंबर, वुड दिस इंफॉर्मेशन अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ योर कंक्लूजन इन पार्ट ए, एक्सप्लेन। ये जो सेल्स है 3.2 मिलियन, ये एनुअल थी, यानी कि पूरे साल की हैं। अकाउंट रिसीवेबल 6 माह के थे, आखिरी 6 माह के। तो वो कह रहा है चाह रहा भी है कि अगर आपसे कहा जाए कि जो 3.2 मिलियन में 70% सेल्स जो हैं वो इसी पीरियड की हैं, तो क्या आपका डिसीजन अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इसके कमेंट में लिखा हुआ है कि जी आपका जो भी आपका आंसर है वो पार्ट ए को सपोर्ट करेगा। कैसे कि मैंने लिखा कि जी साल में दिन तो वही है 365, अकाउंट रिसीवेबल भी वही हैं, लेकिन मैंने अब सेल्स जो है ना वो 70% ले ली हैं, ठीक, क्योंकि अब मैं सिर्फ 6 मंथ्स को कंपेयर कर रही हूँ, 6 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपका आंसर आता है 72.09 डेज़, यानी कि अगेन हम क्या बात करें कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ लग रहे हैं आपके क्रेडिट टर्म से। हमने पार्ट में ये बात की थी ना कि आपके लिए अनफेवरेबल है। तो अगेन आपका जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है कि अनफेवरेबल है, कि आपकी ज़्यादातर सेल्स हो भी लास्ट 6 मंथ्स में रही हैं और फिर भी आप कैश रिसीव नहीं कर पा रहे, यानी कि यू आर यूटिलाइजिंग मोर नंबर ऑफ़ डेज़ टू गेट बैक योर कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। तो इस तरीके से ये आपके लिए वो नेगेटिव में जा रहा है कि आपको ज़्यादा दिन लग रहे हैं कैश रिसीव करने के लिए, राइट। ओके जी, इसके हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। द न्यू ओनर्स ऑफ ब्लूग्रास नेचुरल फूड्स इनकॉर्पोरेशन हैव हायर्ड यू टू हेल्प देम डायग्नोज एंड क्योर प्रॉब्लम्स दैट द कंपनी हैज़ हैड इन maintaining adequate liquidity. As a first step, you perform a liquidity analysis. You then do an analysis of the company's short-term activity ratios. Your calculations and appropriate industry norms are listed. तो ratios given आप सामने 5, 2 हैं लिक्विडिटी की, करंट और क्विक है, और एक इन्वेंटरी टर्नओवर है, एक एवरेज कलेक्शन पीरियड और एक एवरेज पेमेंट पीरियड है, राइट। अब हुआ क्या है कि एक कंपनी जो कि ब्लूग्रास है उसकी फिगर्स गिवन है, इंडस्ट्री के भी गिवन है। मैं इस पर बाद में आती हूँ, पहले हम देख लेते हैं। करंट रेशियो 4.5 है, जो कि अपेरेंटली लग रहा है बहुत ज़्यादा फिगर है, यानी कि हम ये जानते हैं कि नॉर्मली 2:1 इज़ मोर देन इनफ, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये तो 4.5 है। अगर मैं इंडस्ट्री को देखूँ तो इंडस्ट्री की भी बहुत अच्छी है, जो कि 4 है, लेकिन इनकी करंट रेशियो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा अच्छी है। क्विक रेशियो है 2 है और 3.1, इंडस्ट्री की बहुत अच्छी क्विक रेशियो है, लेकिन यहाँ ये मार खा गए, इनकी क्विक रेशियो बहुत कम हो गई है, यानी कि कंपेयर टू करंट रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंट्री की वजह से ये डिफरेंस है 2.5 का। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है, इंडस्ट्री का 10.4 है, यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत स्लो काम कर रहा है, आपकी इन्वेंट्री कंज्यूम नहीं हो रही। एवरेज कलेक्शन पीरियड है जी 73 डेज़, जो कि कम होना चाहिए किससे, इंडस्ट्री के मुकाबले में, आपके इंडस्ट्री के मुकाबले में ज़्यादा दिन है। एवरेज पेमेंट पीरियड है जो कि ज़्यादा होना चाहिए जो हम पे करने चाहते हैं, और वो कम है इंडस्ट्री के मुकाबले में, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन ए है जी, व्हाट रिकमेंडेशंस रिलेटिव टू द अमाउंट एंड द हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री कुड यू मेक टू द न्यू ओनर्स। इन्वेंट्री का ताल्लुक किससे होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर से और इन रेशियोज़ के साथ, राइट। तो हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो है ना, हमने ये देखा, स्लो होने से क्या हुआ कि आपकी करंट रेशियो भी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है। जब पाइलअप होगी तो वो कहाँ पड़ी रहेगी, वो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगी। जब करंट एसेट्स का पार्ट बनेगी तो करंट रेशियो भी ज़्यादा आएगी। सो वो हमें नज़र आ रहा है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर स्लो है तो इन्वेंट्री पार्ट बन रही है करंट एसेट्स का, और करंट रेशियो ज़्यादा हो रही है। हमने क्या कहना है, हमने कहना है कि जी जो अब जो नई मैनेजमेंट है, नई ओनरशिप आई है, वो अपनी मार्केटिंग या अपनी जो सेलिंग टीम है उनको मोटिवेट करें, कि ये पुशअप करें कि आपने अपनी सेल्स को इन्हांस करना है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करना है।
अपने प्रोडक्ट को सही से लॉन्च करना है, मार्केट करना है, कस्टमर्स आपकी गुड्स को ख़रीद सकें। अगर वो गुड्स की डिमांड करेंगे तभी आपकी सेल्स इन्हांस होंगी, सेल्स इन्हांस होगी तो आपकी CGS बढ़ेंगी, CGS बढ़ेंगी तो आपकी अल्टीमेटली इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज़ होगा और इन्वेंट्री पाइलअप नहीं होगी। तो ये हम इस पर रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पर इसलिए ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमने कैसे लिखना होगा। Inventory turnover is low, that is why current ratio is 4.5, even greater than industrial figure. New ownership should motivate their sales team to enhance the demand of the product, because increased demand can lead to the greater sales, which in turn lead to increased level of CGS and inventory turnover. ठीक है, ये हमारी रिकमेंडेशन है पार्ट A के हवाले से। पार्ट B, C, D ये आप खुद लिखेंगे, लेकिन सिर्फ बता देती हूँ कि मैं लिखना क्या है। बी ये पूछ रहा है आपसे जी, व्हाट रिकमेंडेशंस रिलेटिव टू द अमाउंट एंड हैंडलिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कुड यू मेक टू द न्यू ओनर्स। अब अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पर आते हैं इसके अंदर? एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर, कि हमें ज़्यादा दिन लग रहे हैं उनसे रिसीव करने के लिए पैसे। तो आप क्या रिकमेंडेशन दोगे? आप कहेंगे कि चूँकि हमें नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ डेज़ बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हवाले से, तो हमारी जो अगेन मार्केटिंग या सेलिंग टीम है उनको सिर्फ सेल्स इन्हांस नहीं करनी है, सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए एफर्ट्स नहीं करनी है, उनको सेल्स के साथ साथ जो कलेक्शन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है कि वो कम से कम टाइम में रिकवरीज़ को रिसीव करनी है, या जो भी आपके डेटर्स बन रहे हैं आप उनको पेंडिंग ना रखें, उनसे इन टाइम कैश रिसीव करते रहें। दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एफिशिएंट सेलिंग और मार्केटिंग टीम। तो आपने फिर आप वही कह रहे हो कि अपनी आप मार्केटिंग और सेलिंग टीम को मोटिवेट करें, या उनको आप ट्रेनिंग्स दें, या आप उनको आइडिया दें, या उनको आप समझाएं, सिखाएं, पुशअप करें, समथिंग लाइक दैट, ताकि आपके ये डेज़ कम हो सकें। सी पार्ट है जी, व्हाट रिकमेंडेशंस रिलेटिव टू द अमाउंट एंड हैंडलिंग ऑफ अकाउंट्स पेएबल कुड यू मेक टू द न्यू ओनर्स। अब जब अकाउंट्स पेएबल आते हैं तो वो किस में आते हैं? एवरेज पेमेंट पीरियड के अंदर। अब मैंने देखा था कि यहाँ पर आप कम दिन में, यानी कि आप इतने एफिशिएंट है कि आप जब खुद पैसे दे रहे हो तो खुद जल्दी दे रहे हो, राइट, और जब लेने होते हैं आप देर से लेते हो। तो रूल ही होता है ना ऐसा नेचर कि जब पैसे लेने होते हैं तो जल्दी लें, जब देने हैं तो जितना डिले कर सकते हैं उतनी डिले कर लें। तो यहाँ पर कोई रूल फिट इन होगा कि आप क्या रिकमेंडेशन देंगे कि अब आप अपनी प्रोक्योरमेंट टीम, जो चीज़ें बाय करने से प्रोक्योरमेंट कहते हैं, जो प्रोक्योरमेंट टीम है उसको अब आप पॉलिश करें, उनको आप मोटिवेट करें कि जो भी आप डील्स करते हैं उसमें आप पेमेंट्स को जितना लिंगर ऑन कर सकते हैं, जितना डिले कर सकते हैं उतना करें, और पेमेंट्स को इन टाइम ना करें। ठीक, लास्टली है जी, व्हाट रिजल्ट्स ओवरऑल वुड यू होप योर रिकमेंडेशंस वुड अचीव। हमने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उससे क्या होगा? उससे ये होगा जी कि आपकी एवरेज पेमेंट पीरियड बेहतर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा हो जाएंगे, कलेक्शन पीरियड बेहतर हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इंडस्ट्री के साथ कंपेरेबल हो जाएगी, और जो करंट क्विक रेशो है वो एक्चुअली जो ट्रू फिगर्स शो करेंगी। अभी ये जो 4.5 है ना, जो इतना ज़्यादा फिगर नज़र आ रहा है उसके अंदर ज़्यादातर रोल इन्वेंट्री का है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छी हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगी, यानी कि तो आपके जो फिगर्स हैं वो ट्रू फिगर नज़र आएंगे, कोई आर्टिफिशियल जो है ना वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो वैसे से वाई माइट योर रिकमेंडेशंस नॉट बी इफेक्टिव, आपके रिकमेंडेशन इफेक्टिव क्यों नहीं हो सकते? पहली बात तो यह कि अगर अमल ना किया जाए ट्रूली, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अमल कर भी दिया है, ओनरशिप चाहती है करें, लेकिन जो आपकी मार्केटिंग टीम है वो सही से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट ना कर पाए, या लोगों को कन्विंस ना कर पाए कि जी हाँ जी आप इसको ख़रीदें, डिमांड करें, तो इन दैट केस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट की, जो है वो सेल्स ही बढ़ेंगी, इन्वेंटरी टर्नओवर भी स्लो रहेगी, करंट रेशियो भी एक आर्टिफिशियल फिगर शो करती रहेगी, आपकी कलेक्शन पीरियड भी डिस्टर्ब्ड रहेगा, राइट। और फिर जब आप अपनी जो भी आपकी प्रोक्योरमेंट टीम है वो अपनी एफिशिएंसी दिखा रही है, तो उसको भी आपने समझाना है, सिखाना है कि आप जो हम पेमेंट करने जा रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लें। तो हमने इस तरह से इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं, और बेसिकली यही इंटरप्रिटेशन होती है, जो हम कह रहे हैं ना इंटरप्रिटेशन कि ये रेशोज़ तो मौजूद है, हमारे सामने आ चुकी हुई हैं, हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, इस पर कमेंट करना है कि क्या मतलब है और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, ये क्या आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। दिस इज़ हाउ वी डू इंटरप्रिटेशंस ऑन द रेशोज़।